वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अड्डा दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 के वाटर चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे। अगर आपने वाटर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है तब इस एमसीक्यू की सीरीज को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज किए हैं। तो आइए हम लोग अपने एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल इज कॉल्ड। पानी का धरती पे गिरना बरसात के रूप में, बर्फ के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सब्लिमेशन का मतलब हुआ सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना और गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं सब्लिमेशन होते हैं। इवेपोरेशन का मतलब हुआ कि लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलेगा, जैसे कि पानी भाप बन जाता है। कंडेंसेशन का मतलब हुआ कि हमारा कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि वाटर वेपर जो है वो बादल के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। और प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ अवक्षेप का निर्माण होना, या फिर यूं कह ले कि किसी चीज का गिरना नीचे की ओर। तो ये हमारा वाटर फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो और हेल, इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। पीने योग्य पानी को पोटेबल वाटर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? दैट इज हमारा रेन वाटर होगा दोस्तों। रिवर वाटर प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। फिल्टर वाटर भी हमारा प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं या सस्पेंडेड स्टेट में रहती हैं। मिनरल वाटर तो नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं। और रेन वाटर हमारा क्या हो जाएगा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज क्लासिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। जल दुर्लभता के सिचुएशन को किस तरह से परिभाषित हम लोग कर सकते हैं? द रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, जिस जगह पे ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होती है उसे हम लोग जल दुर्लभता तो कह नहीं सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत होगा। दूसरा, रीजन हैविंग लो एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ये सही हो सकता है दोस्तों कि वैसा क्षेत्र जहां पर पूरे वर्ष भर में बहुत ही कम बारिश हो रही है और वहां पे जो जनसंख्या वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे लोगों के लिए पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, वार्षिक बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वह पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, तो इसे भी हम लोग यूज में नहीं ले सकते। तो ये भी एक वाटर स्कार्सिटी को जन्म दे सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, तो इसमें वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी, क्योंकि बारिश भी कम हो रही है और पॉपुलेशन भी कम है, तो स्कार्सिटी नहीं होगी। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज मैनी। हमारे समुद्र में और हमारे महासागर में जो पानी है उसमें बहुत सारे घुले हुए क्या होते हैं? बेसेस होते हैं, आयरन होते हैं, एसिड्स होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं? तो बहुत सारे हमारे सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के बहुत सारे सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व होते हैं, सोडियम के भी सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। मोस्टली अगर समुद्र की पानी की बात करें, ओशियन के पानी की बात करें दोस्तों, तो उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक जिसे हम लोग घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा काफी ज्यादा मिलती है। लगभग 33% हमारा सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में देखने को मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सॉल्ट्स। समुद्र के और महासागर के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात हम सभी जानते हैं बरसात होती है, बट बरसात का पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, नदी नालों में चला जाता है या फिर कहीं इस तरह से वेस्टेज हो जाता है। बट जहाँ पे जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, जहाँ पे नदी तालाब झरने या फिर वाटर टेबल बहुत ही कम है, जहाँ से हम लोग खुदाई करके पानी निकालना बहुत ही मुश्किल है या फिर पानी निकलता ही नहीं है, उस जगहों पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही कारगर विधि है। इसमें हम लोग बारिश के पानी को छत पे जो गिरती है उस अ, छत को अच्छे से साफ करने के बाद जो छत पे पानी गिरेगी, बारिश का जो पानी रहेगा उसे
पाइप के माध्यम से नीचे हम लोग किसी स्टोरेज टैंक में स्टोर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी स्टोर कर सकते हैं या किसी टैंक में भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके पर्पस वेरियस वेरियस पर्पस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउस होल्ड चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन इनमें से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एकदम ट्रू ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है द रेन वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रूफ टॉप टू या स्टोरेज टैंक, ये सही बात है। टू प्रिवेंट प्रेजेंट अबव द ग्राउंड एंड थ्रू पाइप, पाइप के जरिए हम लोग ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के ऊपर रखे हुए जो टैंक्स होते हैं उनमें रख देते हैं, स्टोरेज टैंक में। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज बीइंग यूज, सही बात है। छत को पहले साफ करेंगे और फिर उसको हम लोग स्टोर करेंगे। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू या पीट इन द ग्राउंड, ये भी सही बात है कि डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड में इसको स्टोर कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर टेबल भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारे धरती पर? समुद्र या फिर महासागर कह ले, स्प्रिंग और वेल्स कह ले, रिवर और लेक्स कह ले, ये सारी चीजें अल्टीमेट सोर्स नहीं है दोस्तों। अल्टीमेट सोर्स हमारा रेन है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमारे पास पानी की उपलब्धता इन समुद्र और इन वाटर रिजर्वायर्स में होगी ही नहीं जब तक बारिश ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। 9 क्वेश्चन है दोस्तों, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज एम्ड एट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कलेक्ट करना, स्टोर करना रेन वाटर को, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती है। पहला है हार्वेस्टिंग सरफेस वाटर, ये सही है। ग्राउंड वाटर या फिर प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन एंड सीपेज, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज लुकिंग करेक्ट। बिकॉज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि जो इवेपोरेशन और सीपेज, जो पानी इधर उधर बह के चला जाता है या फिर इवेपोरेट होकर के वो फिर से आसमान में उड़ के चला जाता है रेन वाटर, उसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पे हमें मिलता है? तो दोस्तों ये हमारा पोलर आइस और ग्लेशियर में है। सबसे ज्यादा अमाउंट फ्रेश वाटर का वहीं पे मिलता है। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, कैच इट वेयर इट फॉल्स इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। जहां पे गिरा, जहां पे पानी गिरे वहीं उसको पकड़ लो, ये बेसिक आइडिया है। किसके पीछे दोस्तों? दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यही आइडिया है कि जहां भी पानी गिरे उसे बचाओ, उसे पकड़ो और उसका यूज करो किसी दूसरी जगह पे, ताकि हम लोग पानी की जो जो हमारा पोर्टेबल वाटर है उसकी जो उपलब्धता है वो एकदम सुनिश्चित हो सके, उसको कम से कम यूज करें। और खेती के लिए हम लोग पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल ना करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पानी है उसको इस्तेमाल करें, चाहे बर्तन धोने में हो या फिर फसलों को पानी देने में हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, या मैन डिगिंग द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी फाउंड दैट सॉइल वाज मोस्ट। एक आदमी है जो गड्ढे खोद रहा है और उसे गड्ढे खोद रहा है कहाँ दोस्तों? नियर अ वाटर बॉडी, जहाँ आसपास कोई वाटर एबिलिटी है, नदी तालाब हो सकता है, उसके बगल में वो जमीन खोद रहा है। तो देखा कि वहाँ की मिट्टी नमी है, वहाँ की मिट्टी जो है नम है। और वो खोदता गया, अंदर खोदता गया और उसने एक लेवल मिला जहाँ पे वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स वर फिल्ड विथ वाटर। जहाँ पे जो स्पेसेस थे सॉइल के बीच में और जो चट्टानों के बीच में जो गैप्स थे उसमें सब में पानी भरा था। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड, और ये जो अपर लिमिट था उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग दोस्तों वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। जमीन खोदने पर जिस लेवल तक हमें पानी दिखने को मिल रहा है दोस्तों, उसे हम लोग वाटर टेबल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अ स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हेन आयरनड इज ड्यू टू। जब हम लोग किसी कपड़े में आयरन करते हैं तो स्टीम बाहर निकलने लगता है दोस्तों, भाप भाप जैसा निकलने लगता है। तो इसका मतलब मेन पर्पस क्या है दोस्तों, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये दोनों प्रोसेस इसमें शामिल है। इवेपोरेशन भी हो रहा है, वहाँ का जो पानी है वो हीट ले रहा है आयरन से, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, और उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जा रहा है, और जो लिक्विड फॉर्म में जो पानी है वो गैस फॉर्म में बदल जा रहा है। और इस तरह से लिक्विड से गैस का बदलना हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। और यही गैस फिर वापस जा करके
ऊपर एटमॉस्फेयर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये दोनों जब चीजें साथ में होंगी तभी हमारा कपड़ा सूखेगा और या फिर आयरन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। अगर आप सिर्फ इवेपोरेशन पर टिक करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर जो गैस निकल रही है अगर वो बाहर लिक्विड में नहीं बदल रही है तो फिर ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को काउंटर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाटर दैट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इनटू लेक्स एंड रिवर इज कॉल्ड। तो जो पानी जमीन के सतह से होते होते समुद्र, झीलों और नदियों में चला जाता है उसे हम लोग रन ऑफ के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सोर्सेज इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इनमें से कौन से सोर्सेज को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ये सॉल्टी होता है। इसमें लगभग 33% पानी होता है। अगर 100 ग्राम आप पानी लिए हैं, सॉरी 100 ml अगर पानी लिए हैं तो 30 ml के आसपास तो आपको इसमें सॉल्ट ही देखने को मिल जाएगा। ग्लेशियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी उसी तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारा है ग्राउंड वाटर। इसमें सॉल्ट्स की उतनी मात्रा नहीं होती, सॉल्टी नहीं होती। हालांकि इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रहती हैं, जिनको हम लोग अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा गुजार करके साफ करके पी सकते हैं। हालांकि कुएं के पानी को आज भी गाँव में ऐसे ही निकाल कर पी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ ह्यूमन बॉडी इज। एक मानव शरीर में जो पानी का परसेंटेज है वो 70% होता है दोस्तों। इस चीज को याद ध्यान देंगे। अगर 70 kg का कोई व्यक्ति है तो इसका 70% कितना होगा दोस्तों, आप निकाल लीजिए। इसका 70% कुछ इस तरह से है, 49 kg आसपास क्या होगा, पानी है। 70 kg के व्यक्ति के शरीर में लगभग 49 kg जो है उसका पानी भरा है। नेक्स्ट दोस्तों, द वाटर टेबल इज रिड्यूस्ड बेलो द ग्राउंड ड्यू टू। वाटर टेबल जो है सरफेस के, अभी मैंने जैसे बताया कि व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था और उसे नीचे रॉक्स के बीच में और सॉइल के गैप के बीच में पानी भरा हुआ मिला, तो वह जो लेवल है वो वाटर टेबल कहलाता है। अब वाटर टेबल जो है हमारा दोस्तों वो और नीचे चला गया है। पहले हम लोग 10 फीट गड्ढा करते थे तो पानी निकल जाता था, अभी 1000 फीट भी गड्ढा कर रहे हैं तो भी पानी नहीं निकल रहा है। तो ये रिड्यूस होता गया, ग्राउंड के नीचे वो घटता चला गया। तो ये किस वजह से हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ज्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर से निकाल करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से नहीं है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो मार्ट, इसमें भी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन प्रदूषण की वजह से नहीं हो रहा है। तो मेन हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम लोग ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बेफजूल में हम लोग इसका हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कृषि कार्य में, अधिकतर तो कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे तरह के सोर्सेज, जो वाटर के सोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। अभी मैंने कहा दोस्तों कि वाटर टेबल जो होता है वो जब गड्ढा करते चले जाएंगे तो आपको एक निश्चित गहराई के बाद आपको पानी की मतलब लेयर दिखाई देगी, जो कि रॉक्स के बीच में होगी या सॉइल के बीच में होगी। उसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, और उसके नीचे जो पानी है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी हर जगह लेकिन पीने का एक बूंद भी पानी नहीं। ये लाइन किस किताब से ली गई है दोस्तों, ये लाइन जो है दोस्तों यह रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के नाम के बुक से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड। किस ईयर में, किस साल में गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया ताकि गंगा का जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। तो दिस इज 1985 दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को हम लोग आइस कहते हैं दोस्तों। वाटर हमारे पास जो H2O है दोस्तों वो 3 फॉर्म में हमारे आसपास मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हमारे पास आइस आ जाएगा दोस्तों, लिक्विड में हम लोग पानी पी रहे हैं वही हमारा लिक्विड है, और गैसियस फॉर्म में जो हमारा भाप बनता है, वाटर वेपर, घरों में आप पानी गर्म करते हैं तो भाप जो निकलती है, दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। फॉग जो होता है दोस्तों ये हमारा ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन आवर एटमॉस्फेयर। ड्राई आइस जो होता है दोस्तों वो हम लोग CO2 से बनाते हैं, CO2 को ठंडा कर देते हैं तो हमारा ड्राई आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। CO2 डायरेक्ट सबलाइम हो जाता है ड्राई आइस में। CO2 डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू
सॉलिड फॉर्म, जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, अगर इसको हम लोग सबलाइम कर देते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सरफेस, पानी का जमीन से आसमान में जाना और आसमान से फिर वापस जमीन में आना, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ये आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन वाटर साइकिल में द मैक्सिमम वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस, सबसे ज्यादा वेपोराइजेशन कहाँ होता है? तो ये समुद्र में, महासागरों में देखने को मिलता है, क्योंकि महासागर हमारे बहुत विशाल होते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो अधिक मात्रा में सरफेस वहाँ पे कवर है पानी से, तो वहाँ अधिक मात्रा में जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा मात्रा में वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ वाष्पन ज़्यादा होगा, भाप ज़्यादा बनेगी, तो वहाँ पे बादल भी ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स विच पावर्स द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल होने के लिए ये वाटर साइकिल को एनर्जी कहाँ से मिलता है? क्या वो चंद्रमा से मिलता है? क्या बारिश से मिलता है? हवा से मिलता है? नहीं, ये मेनली हमें सन से मिलता है। सन लाइट नहीं रहे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे, क्योंकि पानी भाप बनेगा ही नहीं और ऊपर जाके कंडेंस होगा ही नहीं, तो हमारा वाटर साइकिल तो होगा ही नहीं और धरती पर पानी वापस आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन वाटर साइकिल द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बिफोर रेन्स, बरसात होने से पहले, वाटर साइकिल में बरसात होने से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है और उसको क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया कंडेंसेशन होती है दोस्तों। बरसात होने से पहले यानी कि प्रिसिपिटेशन होने से पहले कंडेंस होना जरूरी है। वर्षा की बूंदों का एक दूसरे में मिल जाना, कंडेंस होना और बड़ा बादल का रूप ले लेना, ये जरूरी है, इसलिए कंडेंसेशन होता है। बरसात होने से पहले कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गैस क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब हुआ कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप का बनना या फिर किसी चीज का नीचे बैठना। 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों, वाटर वेपर्स इंटर द एयर, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, एयर में वो इंटर करते हैं बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा? इवेपोरेशन ऑफ ओशियन वाटर, ये तो सही है, ओशियन वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, सनलाइट ओशियन वाटर पर पड़ता है तो वहां का पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। ट्रांसपायरेशन अकरिंग इन प्लांट्स, पेड़ के पत्तियों में हमने देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस करता है पेड़ पौधा तो साथ में कुछ पानी की बूंदे भी निकलती हैं, तो वो पानी की बूंदे पेड़ पौधे अपने जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जो स्टोमाटा है तो उसके जरिए वो वहां से रिलीज करती जाती हैं पानी के वेपर्स को, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वीट ऑफ एनिमल्स, जानवरों के या फिर आदमी के जो शरीर के ऊपर पसीना निकलता है वो भी इवेपोरेट होता है, उस पसीने में भी पानी रहता है और कुछ मात्रा में सॉल्ट्स भी रहते हैं, इसलिए जो पसीना रहता है वो सॉल्टी रहता है, आँख का आंसू भी हमारा सॉल्टी रहता है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो चारों तरीकों से हमारा वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण भी हो रहा है, पेड़ पौधों की पत्तियों से जो स्टोमाटा में पानी बाहर निकालते हैं उससे भी वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और आदमी के, एनिमल्स के जो स्वीट्स हैं, पसीना है, उससे भी पानी जो है इवेपोरेट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द प्रोसेस दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू अर्थ, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो पानी को धरती पर वापस लाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, अगर वो ना रहे तो वो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन तो हमारा कंडेंसेशन बोलेंगे दोस्तों, पानी का भाप बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब जानते हैं कि ये जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कंडेंसेशन। अगर कंडेंसेशन नहीं होगा दोस्तों तो बादल नहीं बनेंगे और वापस पानी धरती पर नहीं आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन पे टिक नहीं करना है, हमें कंडेंसेशन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम, जो जल में रहने वाले पेड़ पौधे हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं? नहीं, क्योंकि वो जल में है तो एटमॉस्फेयर से कहाँ से ले पाएंगे? डिजॉल्व एयर इन वाटर, ये हमारा सही हो सकता है आंसर, क्योंकि पानी में हम सभी जानते हैं दोस्तों हवा घुली रहती है, तो वो घुली हुई हवा को एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसको लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन चाहिए, हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे को CO2 चाहिए जनरली अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि पेड़ पौधों को CO2 खाना बनाने के लिए चाहिए, बट उस खाने को तोड़ने के लिए उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए ताकि वो अपना जो बनाए हैं खाना CO2 के हेल्प से उसको तोड़ सके,
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है वी कैन नॉट यूज सी वाटर, हम लोग समुद्र के पानी को यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है, एकदम सही। 30 से 33% के आसपास हमारा पास इसमें सॉल्ट घुले होते हैं। जनरली नमक आप देखेंगे घुला रहता है, तो इसको आप नहीं पी सकते हैं। अगर समुद्र के पानी को पिएंगे तो आपको और ज़्यादा प्यास लगेगा और आपकी जो बॉडी साइज है वो श्रिंक होने लगेगी, आप सिकुड़ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है, सी वाटर जो है सॉल्यूशन है, वो एक तरह से हमारा एक्जो ऑस्मोसिस का काम करेगा, सारा पानी को खींचने का काम करेगा। बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो सारा पानी ये जो हमारा सी वाटर जो कि सॉल्टी है, सलाइन वाटर जो है जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सलाइन वाटर बॉडी के पानी को बाहर खींचने लगेगा, बल्कि पानी नहीं देगा, बॉडी के पानी को खींच लेगा और हमारा बॉडी और ज़्यादा प्यासा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए समुद्र के पानी को कभी नहीं पीना चाहिए। अगर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पास होके आया है तो हम लोग पी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब गया है तो उसे समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए अगर उसे प्यास लगा है तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड्स आर फॉर्म, बादल बनते हैं दोस्तों, कैसे बनते हैं? आप सभी को पता है कैसे बनते हैं। व्हेन वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर गेट कूल्ड एंड चेंज इनटू टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये तो सही बात है कि जब वाटर वेपर हमारा हवा में प्रेजेंट होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और बहुत छोटे छोटे वर्षा के मतलब पानी की बूंदे में कन्वर्ट हो जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर का इवेपोरेशन हो रहा है। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो ये भी कंडेंसेशन होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं बोथ 1 एंड 3, हमारा 1 और 3 नंबर जो है वो सही है कि वाटर वेपर जो है कूल हो रहे हैं और उसी को हम लोग कंडेंसेशन भी कह रहे हैं। तो एक तरह से 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र में जो पानी रहता है वह इवेपोरेट हो जाता है, सूरज की गर्मी मिलती है तो उस गर्मी को पा करके वह अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और वह इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये किस समय होता है? दिन के समय होगा। दिन के समय सूरज उगता है तो क्या दिन के समय ही होगा? नहीं, वो दिन और रात दोनों समय होता है। दिन और रात दोनों समय होता है, क्योंकि हाँ, भले ही रात में थोड़ी कम मात्रा में होगा लेकिन वो होता है, क्योंकि हवा के माध्यम से भी वाटर वेपर बनने में हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 पेज ऑफ योर बुक, एक आपके बुक का 1 पेज बनाने के लिए कितना पानी की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए सोच समझ करके हमें पेज को बर्बाद करना चाहिए या फिर पानी का भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग पानी को बचा के रख सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू क्या होता है दोस्तों? तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन रिवर एंड पॉन्ड, ये नहीं है दोस्तों। पानी का जो हमारा नदी और तालाब में जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा तो उसे ड्यू बोलेंगे, नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स एंड पीक्स, पहाड़ में जो बर्फ है उसका पिघलना, ये भी नहीं है दोस्तों। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, तो ये पर्यावरण में जो कंडेंसेशन हो रहा है वाटर वेपर का वो है, ये भी हो सकता है, बट ये पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियर द अर्थ सरफेस कंडेंसेशन हो रहा है वाटर वेपर का, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये नियर द अर्थ सरफेस हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ड्यू। ड्यू क्या है? वाटर वेपर्स ही होते हैं जो कि नियर द सरफेस पाए जाते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। 34 नंबर में है दोस्तों, ऑफ द टोटल अमाउंट प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितना पानी हमारे धरती पर प्रेजेंट है, पीने योग्य पानी कितना है? ओनली 1% है दोस्तों, इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल करें पानी। आने वाले समय में बहुत सारे पानी के लिए लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे और अभी हो भी रहे हैं, तो सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना हमें यूज है उतना ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। 35 क्वेश्चन कहता है, वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस इज इन, हम सभी जानते हैं दोस्तों वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि भाप बनना, वो शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है टेम्परेचर तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लिक्विड जब रहता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। कब? पानी जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है। तो ये 100 डिग्री से अबव वाले टेम्परेचर में जो पानी है वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। 36 नंबर कहता है, द इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, हवा के
हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा का एक बड़ा सा इन्वलप है, चादर है। हवा का चारों तरफ चादर फैला हुआ है अर्थ के चारों तरफ, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। पेड़ पौधों के द्वारा पानी किस तरह से लॉस किया जाता है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे में पानी कैसे बनता है। जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो CO2 बाहर एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पानी जमीन के नीचे से लेते हैं। ये दोनों मिलती हैं तो ग्लूकोज बनाती हैं पेड़ पौधे, जो कि उनका भोजन है। इसी भोजन के हेल्प से वो ग्रो करती हैं और साथ में बदले में पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और पानी भी देते हैं, कुछ मात्रा में हमें पानी भी देते हैं। ये पानी जो बना पेड़ पौधों के अंदर वो कैसे बाहर निकालेंगे? उनके पास कोई सिस्टम है क्या? जिस प्रकार से जानवरों के शरीर में, हमारे शरीर में पानी या फिर मल मूत्र को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम बना है जिसे हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, तो क्या उनके भी पेड़ पौधों के अंदर भी कोई सिस्टम बना होगा? तो यस, उनके अंदर सिस्टम उस तरह का नहीं है, बट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि पेड़ पौधे के ऊपर जो पत्तियां हैं उसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उस रंध्र से वहां पे पानी वो छोड़ते हैं और उस रंध्र पर सनलाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ेगा और हवा भी चलेगी। तो इन सनलाइट और हवा की मदद से क्या होगा, ये जो स्टोमाटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहां पे जो पानी इकट्ठा हो रहा था वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो H2O वेपर हमारा उड़ता चला जाएगा और इस तरह से पेड़ पौधों के अंदर जो पानी बन रहा है वो बाहर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पेड़ पौधे जो पत्तियों से पानी निकाल रहे हैं वाटर वेपर के रूप में, तो उसे हम लोग ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं, स्टोमाटा के द्वारा वो निकालते हैं। और दूसरा प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा है। दूसरा प्रोसेस दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा है, वह देखा है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग एक बर्तन में पानी ले लेते हैं, पानी लेने के बाद इसको 100 डिग्री से अबव टेम्परेचर देते हैं, तब यह भाप बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे भाप बनना शुरू हो जाता है। और एक होता है हमारे पास इवेपोरेशन दोस्तों, जिसमें हमें 100 डिग्री नहीं देना पड़ता, कम टेम्परेचर में ही हमारा पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। तो अगर हम 100 नहीं भी दे रहे हैं, 40 भी दे रहे हैं, तब पर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में भाप बनेगा और धीरे धीरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होते चलेंगे। हालांकि रेट स्लो रहेगा बॉइलिंग के कंपेरिजन में। बॉइलिंग फास्ट होता है, इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। बॉइलिंग 100 डिग्री से अबव पे होता है और इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, जनरली 30, 40, 50 पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तीनों प्रोसेस में सेम चीज़ हो रहा है दोस्तों, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसपरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट तीनों में बेसिक डिफरेंस ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने वाटर के सारे MCQ को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सारा जो MCQ है आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपने देखा होगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया सारा MCQ में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।